फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आर्किजा। कल हमने बात की थी इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स के बारे में और आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 39 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब डिसोल्यूशन क्या होता है? मतलब डिसॉल्व हो जाना, मतलब कि जो फर्म है उसकी एग्जिस्टेंस अब खत्म हो जाना। तो ये कैसे हो सकता है? जो डिसोल्यूशन होती है पार्टनरशिप की, उसे कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। दैट इज टू से कि जब पार्टनर्स है वो आपस में एग्री करते हैं कि ठीक है, अब हमने ये फर्म जो है उसको कंटिन्यू नहीं रखना, उसके एक्सिस्टेंस को, तो वो आपस में कंसेंट करके जो ये फर्म है उसको वो डिसॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन 40 डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अगेन सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि जब पार्टनर्स जो है वो आपस में एग्री कर लेते हैं कि ठीक है, अब हमें फर्म की एग्जिस्टेंस नहीं चाहिए, दैट इज जो हमारा पर्पस था, जिस पर्पस के लिए हमने जो फर्म बनाई थी वो पर्पस एस्टेब्लिश हो गया है या और कोई रीजन की वजह से पार्टनर्स ये एग्री करते हैं कि ठीक है, अब हम जो फर्म है उसको डिसॉल्व करते हैं, दैट इज एग्रीमेंट कर लेते हैं सारे पार्टनर्स, तो वो होता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब जो फर्म है वो कैसे डिसॉल्व हो सकती है? एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट। या तो सारे के सारे जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या फिर उन सारों में से कोई एक पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। कोई ऐसी इवेंट हुई है जो कि अनलॉफुल है बिजनेस को चलाने के लिए, दैट इज अब किसी भी तरीके से जो पार्टनर्स है वो कोशिश करे कि लॉफुली वो अपना बिजनेस चलाए, बट उस कोशिश के बावजूद भी वो अनसक्सेसफुल है, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज ही अब एग्जिस्टेंस में आ गई है फर्म को चलाने के लिए। तो उस सिचुएशन में भी जो ये फर्म है वो फिर कंपल्सरीली उसको डिसॉल्व किया जाएगा। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? वो ये कहते हैं कि अगर एक से सपोज ज्यादा अंडरटेकिंग्स है, एक अंडरटेकिंग सपोज दो अंडरटेकिंग्स है, एक अंडरटेकिंग लॉफुल पार्ट चला रही है और दूसरा जो है वो अनलॉफुल पार्ट चला रही है, तो जो लॉफुल पार्ट है, लॉफुल पार्ट वाली जो अंडरटेकिंग होगी वो कंटिन्यू रहेगी काम करते हुए, बट जो अनलॉफुल पार्ट होएगा दैट इज वो अंडरटेकिंग जो कि अनलॉफुली अब चल रही है, तो अनलॉफुल वाली जो होगी उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। सेक्शन 42 डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सडन कंटिजेंसीज। अब अगर पार्टनर्स जो है वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, देन सब्जेक्ट टू दैट एग्रीमेंट जो फॉलोइंग सिचुएशंस है उनमें जो ये पार्टनरशिप होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। कब? पहली, किसी फिक्स टर्म के लिए कहा गया था कि हम इस फिक्स टर्म के लिए जो है वो फर्म को कंटिन्यू रखेंगे, और अब वो जो टर्म है वो खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद जो है वो ये फर्म जो होगी उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। सेकेंडली, जो पार्टनर्स है वो ये एग्री करते हैं कि ठीक है, हम कुछ अंडरटेकिंग्स चलाएंगे, जब तक वो अंडरटेकिंग्स पूरी नहीं होती हैं वो फर्म जो है वो कंटिन्यू रहेगी। थर्ड सिचुएशन, पार्टनर जो है उसकी डेथ हो गई है, किसी भी एक पार्टनर की या सारे के सारे पार्टनर्स की, जो भी एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से वो देख लेंगे कि कैसे क्या टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की। और लास्ट, जब जो पार्टनर्स हैं वो इंसॉल्वेंट, उनको एडजुडिकेट कर दिया गया है। एडजुडिकेट मतलब कोर्ट ने कह दिया कि ये वाला पार्टनर जो है या सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। सेक्शन 43 डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अब अगर पार्टनरशिप एट विल है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो एग्री करेंगे कि ठीक है, अब हमारा जो ये फर्म है उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। अब कैसे हो सकता है? दो सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई उसमें डेट मेंशन की है कि या टाइम पीरियड मेंशन किया है कि ठीक है, इस टाइम को हम अपनी जो ये पार्टनरशिप है उसको हम डिसॉल्व कर देंगे, बट अगर ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जिस डेट से कम्युनिकेशन हुई है कि ठीक है, सपोज मैंने आज कह दिया कि कि जो ये फर्म है उसको आज से डिसॉल्व किया जाए, तो आज मेरी कम्युनिकेशन हुई है, तो आज से ही जो डिसोल्यूशन होगी पार्टनरशिप की वो हो जाएगी। दैट इज जिस डेट पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो दूसरे पार्टनर्स को, तो जो डेट ऑफ कम्युनिकेशन है वही मानी जाएगी कि जो फर्म है वो उस डेट से डिसॉल्व हो गई है। सेक्शन 44 डिसोल्यूशन बाय कोर्ट।
अब इसमें क्या है, जो कोर्ट है वो अब फॉलोइंग सिचुएशंस में अपनी जजमेंट या डिक्री या ऑर्डर वगैरह कुछ भी जो है वो पास कर सकती है कि जो फर्म है उसको डिसॉल्व किया जाए। पहली सिचुएशन जहाँ पे कि जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का है, तो वो पार्टनर तो दे नहीं सकता नोटिस, तो उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड नोटिस देगा कि ठीक है ये पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब जो उसका नेक्स्ट फ्रेंड है वो भी अगर अनसाउंड माइंड का है, तो कोई और पार्टनर जो है वो फिर कह देगा कि हमारा ये वाला पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो गया। सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, जहाँ पे कि जो पार्टनर है अदर देन द स्विंग पार्टनर, दैट इज जो पार्टनर स्यू कर रहा है उसके अलावा कोई और पार्टनर ये कहता है कि वो पर्सन जो है वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है नेचर ऑफ बिजनेस चलाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो फर्म का बिजनेस है वो चलाने के लिए। वो पार्टनर जो कि स्यू कर रहा है उसके अलावा कोई और पार्टनर जो है वो गिल्टी है किसके लिए, किसी ऐसे कंडक्ट के लिए जिससे कि जो फर्म का बिजनेस है वो प्रेजुडाइज हुआ है, प्रेजुडिकली अफेक्ट हुआ है उसका बिजनेस। चौथी सिचुएशन, जो पार्टनर स्यू कर रहा है उसके अलावा कोई भी पार्टनर जो है उन्होंने या तो विलफुली अपने आप को वो किया है, ब्रीच कमिट की है किसी बिजनेस का या किसी टर्म का, एज द केस में भी रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फर्म, या अदरवाइज उन्होंने अपने आप को इस तरीके से कंडक्ट किए कि जो बिजनेस है वो इम्प्रैक्टिकेबल हो गया है चलाने के लिए, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया या कोई फ्रॉड कर दिया है बिजनेस से, जिसकी वजह से अब जो ये बिजनेस है वो पॉसिबल नहीं है कि उसको अब उसका जो बिजनेस है वो चला जाए। नेक्स्ट सिचुएशन, वो पार्टनर जो स्यू कर रहा है उसके अलावा कोई और पार्टनर है, उसने क्या किया है, जो उस पार्टनर का इंटरेस्ट था उसे पूरे का पूरा इंटरेस्ट जो है वो उसको उसकी डीलिंग इस तरीके से उसने की अपने इंटरेस्ट की, जो कि मेंशन है एज पर ऑर्डर 21 रूल 49 ऑफ सीपीसी। ये क्या है, ये जब हम सीपीसी पढ़ेंगे तब डिटेल में इसको पढ़ेंगे। या फिर उसने कहा है कि जो भी रेंट वगैरह है वो आप मेरे इंटरेस्ट से पे कर दो, मतलब जो मेरा जितना पोर्शन बनता है उसे आप इंटरेस्ट सारा पे कर दो, उसने वो सारा इंटरेस्ट अपना बेच दिया। सिचुएशन जहाँ पे कि जो बिजनेस है उसे सिर्फ लॉस की कीमत पे चलाया जा सकता है, दैट इज किसी तरीके से प्रॉफिट अब हो ही नहीं पा रहा है उस बिजनेस में, तो उस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो कह सकती है कि अपना जो ये बिजनेस है उसको आप बंद करो। आखिरी सिचुएशन, कोई और ऐसा रीजनेबल ग्राउंड जो कि पार्टनर्स को लगता है कि नहीं पॉसिबल है अब बिजनेस चलाना, जैसे कि हम ले सकते हैं कि एक पार्टनर जो है वो इन्वॉल्व है इन दी ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री। ये भी जो अडल्ट्री का पार्ट है ये जब हम आईबीसी पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल में कवर करेंगे। सो जो ये जी क्लॉज है ये एक रेजिड्यूरी क्लॉज है, दैट इज जो भी पार्टनर्स को लगता है कि अगर जो ऊपर हमने सिचुएशंस पढ़ी है उसमें अगर इनका कोई केस फॉल नहीं कर रहा है तो वो जी क्लॉज में फॉल करेगा उनका केस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अडल्ट्री की सिचुएशन में भी जो फर्म है वो कोर्ट कह सकती है कि आप उस फर्म को डिसॉल्व करो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 45 की, लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। अब उसमें क्या है कि एक पार्टनर है उसने कोई डीलिंग की है थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, पार्टनर भी हो सकता है फर्म भी हो सकता है, उसकी अब कोई डीलिंग रही है किसी थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग। अब उसमें क्या होगा, जब तक नोटिस नहीं दिया जाता थर्ड पार्टी को कि जो फर्म है वो डिसॉल्व होने वाली है, तो तब तक जो पार्टनर है या जो भी फर्म है उसकी जो लायबिलिटी होगी वो कंटिन्यू रहेगी थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग। बट अगर नोटिस दे दिया कि हम इतनी डेट को या इस टाइम पे जो हम अपनी फर्म है वो डिसॉल्व करने वाले हैं, तो दैट्स ऑब्वियस कि अगर नोटिस मिल गया है, नोटिस कम्युनिकेट कर दिया गया है थर्ड पार्टी को, तो उस सिचुएशन में अब जो भी लायबिलिटी होगी वो अब लायबिलिटी नहीं रहेगी एग्जिस्टेंस में। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, इसका प्रोवाइजो जो है वो ये कहता है कि कोई भी पार्टनर है उसकी या तो डेथ हो गई है या फिर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है या फिर कुछ भी है वो फर्म छोड़ के चला गया है किसी भी सिचुएशन में, तो उसमें क्या होगा, जब वो फर्म छोड़ के गया है उसके बाद अगर कोई डीलिंग होती है या जब वो पार्टनर है वो सीज कर गया है टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म, उसके बाद अगर कोई डीलिंग होती है तो उस सिचुएशन में उस पार्टनर की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी जो कि फर्म छोड़ के गया है। अब इसमें अगर कोई भी नोटिस देना है एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन, तो ये नोटिस जो है वो
पूरे फर्म में से कोई भी पार्टनर दे सकता है। अब सेक्शन 46, राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। अब इसमें क्या है, फर्म डिसॉल्व हो गई है तो सिचुएशन में क्या होगा, हर एक पार्टनर जो है या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है एज अगेंस्ट अदर पार्टनर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई भी प्रॉपर्टी है फर्म की वो अप्लाई करेंगे और जिसका जो भी राइट या लायबिलिटी बनती है वो अकॉर्डिंगली अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से वो राइट या लायबिलिटी जो भी है वो उसको पे कर देंगे। बट अगर प्रॉफिट होता है तो उस सिचुएशन में क्या है, प्रॉफिट तो नहीं, अगर कोई सरप्लस हो गया है तो वो सारा सरप्लस जो है वो सारे पार्टनर्स आपस में जितना भी उनका प्रॉफिट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो प्रॉफिट अकॉर्डिंगली उन सब में डिवाइड हो जाएगा। सेक्शन 47, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। अब इसमें क्या है, फर्म डिसॉल्व हो गई है तो जो अथॉरिटी होगी एक पार्टनर की फर्म को बाइंड करने की, और जो भी म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगे किसके, पार्टनर्स के, वो कंटिन्यू रहेंगे कब तक, जब तक जो पूरे का पूरा फर्म है वो अपना काम जो है उसको वो वाइंड अप नहीं कर लेता है, या जो भी ट्रांजैक्शंस उन्होंने शुरू की थी वो शुरू कर ली हैं बट वो अभी तक जो है वो वाइंडिंग अप जब वाइंडिंग अप हुई है कंपनी की, उस वाइंडिंग अप तक उन्होंने अपना जो ट्रांजैक्शन था या जो बिजनेस था वो पूरा वो नहीं कर पाए हैं। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी सिचुएशन में जो ये प्रोविजन है इस सेक्शन की वो एप्लीकेबल नहीं होगी उस पार्टनर पे जिसे कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट द्वारा, बट ये प्रोवाइजो उस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि क्या करता है, एडजुडिकेशन के बाद वो ये कि जिस पर्सन को एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट कहा गया है वो कह देता है कि मैं इस इंसॉल्वेंट पर्सन का पार्टनर हूं, तो जो कह रहा है कि मैं पार्टनर हूं उसके ऊपर ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगी। अब सेक्शन 48, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन पार्टनर्स। अब इसमें क्या है, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है देन उस एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए अब ये दो फॉलोइंग सिचुएशंस एग्जिस्टेंस पे आती हैं। पहली, कोई भी अगर लॉस रिकवर कर रहा है तो वो कैसे होगा, सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से वो लॉस रिकवर किया जाएगा, उसके बाद कोई कैपिटल है फर्म का उसमें से रिकवर किया जाएगा, और थर्डली अगर ज़रूरी लगे तो पार्टनर्स का जो भी इंडिविजुअल शेयर है उसके प्रोपोर्शन में वो शेयर जो होगा वो उनका लिया जाएगा और जो भी लॉसेस है उसकी अकॉर्डिंगली भरपाई की जाएगी। अब जहाँ पे कि जो फर्म के कुछ एसेट्स पड़े हैं उसमें क्या होगा, या फर्म के कुछ एसेट्स है और अगर कोई डेफिशिएंसी हो गया कैपिटल में तो उसको फॉलोइंग तरीके से अब वो किया जाएगा, भरपाई की जाएगी। कैसे, ये ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले जो थर्ड पार्टी की कोई खड़ा है लोन वगैरह कुछ भी खड़ा है वो भरपाई की जाएगी उसकी। फिर अब अगर पार्टनर ने अगर कुछ पे करना है, पार्टनर को अगर कुछ पे करना है तो पहले जो एडवांसेस होंगी फर्म की वो देखी जाएंगी। थर्ड सिचुएशन में फिर फर्म का कोई कैपिटल है वो देखा जाएगा, और आखिरी में अगर कोई भी रेजिड्यू बच गया है सारे लॉसेस और डेफिशिएंसीज वगैरह पूरे करने के बाद, अब अगर कुछ एक्सेस बच गया है तो सारे पार्टनर्स का जितना जितना जो भी प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली वो सरप्लस जो है वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। सरप्लस मीन्स यहाँ पे जो भी प्रॉफिट सब बच गए उनके वो सारे फिर पार्टनर्स आपस में अपने प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो डिवाइड कर लेंगे। अब सेक्शन 49, पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स। अब इसमें क्या है, फर्म की कोई प्रॉपर्टी है उससे अब जॉइंट जो भी प्रॉफिट्स है वो पे करने हैं, और पार्टनर ने उसका कोई इंडिविजुअल अगर प्रॉफिट है वो पे करना है, तो सबसे पहले जो फर्म की क्योंकि प्रॉपर्टी है तो फर्म में जितने जो लोग हैं वो आपस में उस प्रॉपर्टी को यूज करके जो भी उनका हिस्सा बनता है वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, और अगर कुछ एक्सेस होगा वो फिर जो इंडिविजुअल पार्टनर है उसको वो दे दिया जाएगा। सिमिलरली अब अगर कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर है उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसका कोई अगर डेट अराइज हुआ है और फर्म का भी डेट है तो सबसे पहले जो डेट होगा वो
क्योंकि पार्टनर की अपनी प्रॉपर्टी है तो वो अपनी प्रॉपर्टी से उसका जितना भी डेट होगा उसकी वो भरपाई करेगा, और अगर जो सरप्लस फिर जब बच जाएगा वो फिर फर्म का जितने डेट्स हैं वो डेट्स फिर उसकी प्रॉपर्टी से पे किए जाएंगे। सेक्शन 50 पर्सनल प्रॉफिट्स ऑन आफ्टर डिसोल्यूशन। अब इसमें क्या है, पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोविजंस होंगी किसकी, सेक्शन 16 के क्लॉज ए की, जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं, वो क्या होगा, वो ये प्रोविजंस जो होगी वो एप्लीकेबल होगी किस पे, सर्वाइविंग पार्टनर के किसी भी ट्रांजैक्शन पे, या अगर डिजीज पार्टनर है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स पे, अगर कोई भी ऐसा काम जो है वो अंडरटेक किया गया था फर्म की डिसोल्यूशन से पहले, और सॉरी फर्म के डिसोल्यूशन के बाद, कब डिसॉल्व कब हुई है फर्म, जब पार्टनर की डेथ हो गई है, और बिजनेस के वाइंडिंग अप से पहले, दैट इज पार्टनर की डेथ हो गई है उसके बाद इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बाद बट वाइंडिंग अप से पहले। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी पार्टनर है या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो गुडविल लेके आया है फर्म की, तो जो ये प्रोविजंस है सेक्शन की वो उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं फर्म को उस फर्म नेम को यूज करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 51 की, रिटर्न ऑफ प्रीमियम और प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। अब इसमें क्या है कि एक पार्टनर है, उसने अब क्या किया, उसने फर्म ने कहा कि मेरे को आपने इतना प्रीमियम पे करना है, और जो पार्टनर बनना चाहता है पर्सन, उसने फर्म को दे दिया जितना फर्म ने प्रीमियम डिमांड किया था, उसने उसको उतना प्रीमियम दे दिया। अब आगे क्या होगा, फर्दर ये लिखा गया था कि इस टाइम तक ये जो प्रीमियम होगा वो आपका प्रीमियम जो है वो हम अपने पास रखेंगे। मतलब सपोज 1 अगस्त तक है कि आपका जो ये प्रीमियम है वो वैलिड है, उसके बाद हम कोई भी प्रीमियम डिमांड नहीं करेंगे या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है। अब 1 अगस्त से पहले ही जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई है, तो अब जिस पर्सन ने प्रीमियम दिया था वो उसके पास अब फॉलोइंग 2 रेमेडीज अवेलेबल है। कौन कौन सी, पहली, उसने कोई मिसकंडक्ट नहीं की है, किसी और पर्सन ने मिसकंडक्ट किया है, या किसी और वजह से जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई है, या जो ये डिसोल्यूशन है वो कैसे हुई है, वो परसुएंस टू एग्रीमेंट हुई है किसके बीच में, कि अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो जो जितना प्रीमियम है या तो वो पूरे का पूरा दे दिया जाएगा या उसका कुछ पार्ट जो है वो उस पर्सन को पे कर दिया जाएगा। तो ये इन 2 सिचुएशंस में जिस पर्सन ने प्रीमियम दिया था वो फिर इन 2 सिचुएशंस में वो अपना प्रीमियम जो है वो वापस क्लेम कर सकता है, और जैसे मैंने अभी बताया कि या तो उसको पूरे का पूरा प्रीमियम मिलेगा या उसका कुछ पार्ट दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में, दैट इज फर्म और उस पर्सन के बीच में किस तरीके का एग्रीमेंट हुआ है। अब सेक्शन 52 राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज डिसाइडेड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या है कि पहले पार्टनरशिप ठीक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, बट एक पार्टनर की वजह से जो ये पार्टनरशिप है वो क्या हो गई है, उसने कोई जो पार्टनर है उसने या तो कोई फ्रॉड कमिट कर दिया या कोई उसने रिप्रेजेंटेशन कमिट कर दिया, जिसकी वजह से अब जो ये पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो गई है। तो अब उसमें क्या होएगा, उसमें जिस पार्टनर की गलती नहीं थी उसके पास ये फॉलोइंग 3 राइट्स अवेलेबल है। कौन कौन से, पहला, वो उसके पास लियन का राइट है। लियन मतलब वो रिटेन करके रख सकता है किस चीज को, फर्म के जो भी एसेट्स है उसको, या कोई भी सरप्लस है उसको वो रिटेन करके रख सकता है। सेकेंडली, वो रैंकिंग कर सकता है क्रेडिटर की, कि सपोज 5 क्रेडिटर्स है तो 1 2 3 4 5 वो पार्टनर बता देगा कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। और वो रैंकिंग जब हो गई है तो वो रैंकिंग किस बेसिस पे होगी कि जो एक क्रेडिटर है उसका कितना शेयर था जो उसने पेमेंट करी थी फर्म को, पेमेंट के हिसाब से वो रैंकिंग होगी। थर्ड सिचुएशन, वो पार्टनर जो कि गिल्टी है किसके लिए, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट करने के लिए, वो जो इनोसेंट पार्टनर है दैट इज जिसकी कोई गलती नहीं थी वो उसको इंडेमनीफाई करेगा सारे लॉसेस वगैरह के लिए। सेक्शन 53 राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है कि अगर
फॉर्म डिसॉल्व हो गई है। अब डिसोल्यूशन के बाद क्या हुआ है, हर एक पार्टनर है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कोई कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो क्या होगा, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी दूसरे पार्टनर को या उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं चलाएगा, कौन सा, जो कि फॉर्म चला रही है, या फिर जो फॉर्म की प्रॉपर्टी है उसको वो यूज नहीं कर सकता है। कब तक वो यूज नहीं होगा या कब तक फॉर्म का नेम नहीं यूज होगा, जब तक जो ये फॉर्म है वो टोटली वाइंड अप अभी नहीं हुई है। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, वो ये कहते हैं कि कोई भी पार्टनर है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो अगर फॉर्म के लिए कोई गुडविल लेके आया है तो उसको फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है कि आप फॉर्म नेम यूज नहीं कर सकते हो, और या ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं इम्पोज हो सकती है। सेक्शन 54 एग्रीमेंट्स ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब इसमें क्या है कि पार्टनर्स जो हैं वो, उनको लगता है कि जो फॉर्म है वो डिसॉल्व होने वाली है या एक्चुअली जो फर्म है वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो अब उसमें क्या होगा, सारे के सारे पार्टनर्स ये एग्री कर सकते हैं या उनमें से कुछ पार्टनर्स ये एग्री कर सकते हैं कि वो बिजनेस नहीं चलाएंगे, कौन सा, फर्म का, जिस फर्म के वो पार्टनर थे वैसा बिजनेस वो नहीं चलाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या एक पर्टिकुलर लिमिट में। और अगर ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है तो जो ये पार्टनर्स हैं या सारे के सारे या उनके कुछ पार्टनर्स जो हैं वो बाउंड है इन टर्म्स और इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के लिए। सेक्शन 55 सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। अब फर्म डिसॉल्व हो गई है, अब उसके बाद क्या है कि जो फर्म के जो भी अकाउंट्स हैं उनको सेटल करना है, तो जो गुडविल है क्या होगा, सब्जेक्ट होगा किसके, पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, और उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा फर्म के एसेट्स पे। और जो ये प्रॉपर्टी जो उसको या तो अलग से भी बेचा जा सकता है या फिर फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें भी उसकी जो गुडविल है उसको इंक्लूड किया जा सकता है। राइट ऑफ डायरेक्ट सेलर ऑफ गुडविल। अब इसमें क्या है कि जहाँ पे कि जो गुडविल है फर्म की वो बेची गई है डिसोल्यूशन के बाद, अब जो पार्टनर है वो बिजनेस चला सकता है कंपीटिंग विद दैट ऑफ द बायर, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकता है इस बिजनेस की, बट वो फॉलोइंग 3 चीजें नहीं कर सकता। कौन कौन सी, पहला कि वो फॉर्म का जो नेम है उसको वो यूज नहीं कर सकता है। सेकेंडली वो ये नहीं कह सकते कि ठीक है मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ उस फॉर्म का जो कि अब डिसॉल्व हो चुकी है। या तीसरा, वो जो भी पर्सन्स थे जो डिसॉल्व फॉर्म है उसके, उन पर्सन्स के कोई भी कस्टम्स वगैरह थे उन कस्टम्स को वो सॉलिसिट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब कोई भी पार्टनर है उसने सेल हो गई है गुडविल की, अब उस जो गुडविल है उसकी सेल के बाद क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ, बायर के साथ, कि ऐसा जो पार्टनर है वो अगेन सेम थिंग, जो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स है उसके अंदर या फिर एक स्पेसिफाइड टाइम फिक्स कर दिया कि इस टाइम के अंदर अंदर आप जो ये बिजनेस है उसको आप नहीं चला सकते हो। तो अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रीजनेबल है तो वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो माननी ज़रूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।